नमस्कार। आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट एंड टूल्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्यों आए, जबकि पहले से हमारे पास डिजीज कंट्रोल कॉन्सेप्ट थे। डिजीज कंट्रोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम किसी कीट या रोग का प्रबंधन कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, तो उसको खेत से संपूर्ण नष्ट कर दिया जाए, जो कि लगभग असंभव सा कार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल लगातार बढ़ता चला गया, जिसके कारण कि पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक से अधिक कीटनाशक या जहर डाले जाने लगे। आखिर कीटनाशक क्या है? वह एक जहर ही तो है। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि अधिक से अधिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से रोग कारक और कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगी, जिससे कि जहां पर कोई रोग या कीट 100 ml कीटनाशक में नियंत्रित हो जाते थे, वह 500 ml में भी सरवाइव कर रहे हैं। तीसरा कारण आ गया, प्रॉब्लम आ गई कि कीटनाशक फसलों के माध्यम से होते हुए हमारे खाने की थाली तक पहुंच गए, पशुओं के चारे के माध्यम से होते हुए हमारे दूध तक पहुंच गए, जिससे कारण अन्य कई कारणों हैं जिसके कि समस्याएं आने लगी। तब एक नई सोच का विकास हुआ, वह है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहता है, यह इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट सूक्ष्म जीवों के वृद्धि संबंधित वातावरण को ध्यान में रखते हुए एवं रोग प्रबंधन की सभी तकनीकों और विधियों में इस प्रकार का सामंजस्य बैठाना है, जिससे कि खेत में फसलों में रोग के बने होने के बावजूद भी फसलों को आर्थिक क्षति न होने पाए। इसका अर्थ है कि खेत में बीमारी या कीट तो बने रहें, किंतु आर्थिक क्षति न होने पाए। इसका मतलब समझिए कि हम कीटनाशक का छिड़काव अपनी फसलों में कब करते हैं? जब हमें ये लगता है कि किसी कीट के आक्रमण के कारण या रोग के आक्रमण के कारण हमारी फसलों को जो नुकसान होगा, उससे हमें आर्थिक क्षति होगी, यानी कि हम जितना उम्मीद कर रहे हैं उतना मुनाफा हमें उस फसल से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तब हम जाकर फसल प्रबंधन अपनाते हैं या कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कि यदि हम किसी कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, उसकी लागत लगभग हमें 100 रुपए मान लीजिए कि बैठ रही है, और कीट जो फसल को नष्ट कर रहे हैं उसकी लागत भी 100 रुपए बैठ रही है। तो क्या ऐसे मौके पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए? मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। जब हमारे द्वारा किया गया प्रबंधन कम से कम हमें कीटों के नुकसान के कारण होने वाले आर्थिक क्षति से अधिक मुनाफा दे जाए, तब हम कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो इंटीग्रेटेड, दूसरा पेस्ट, तीसरा मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का अर्थ है एकीकृत करना। इसमें क्या होता है, कई मेथड्स या टेक्निक्स को जोड़कर किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। ठीक है। पेस्ट में सभी चीजें आती हैं जो कि फसलों के लिए और मनुष्य के लिए आर्थिक क्षति पहुंचाए। इसमें है इंसेक्ट, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड्स, माइकोप्लाज्मा, पैरासिटिक प्लांट्स,
वीड्स, रोडेंट्स, माइट्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, जो कुछ भी फसलों को नुकसान पहुंचाए जिसके कारण कि मनुष्य को आर्थिक क्षति होती हो, वो सभी के सभी पेस्ट कहे जाते हैं। आमतौर पे हम लोग पेस्ट का अर्थ कीट में लेते हैं। आम बोलचाल की भाषा में पेस्ट का अर्थ हम कीट की तरह समझते हैं, लेकिन पेस्ट एक ब्रॉड टर्म है। उसके अंतर्गत कई चीजें आती हैं, जैसे फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब उसके अंदर में आते हैं। ठीक है। अब है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैंने पहले ही बता दिया कि कंट्रोल नहीं, मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट कहता है कि हमेशा ही हम ईटीएल से नीचे रखेंगे पेस्ट के पॉपुलेशन को। सामान्य शब्दों में यह रोग नियंत्रण के लिए सभी संभव और उपयुक्त प्रबंधन तकनीकों का एकीकरण है। एकीकृत रोग प्रबंधन के अंतर्गत अंधाधुंध फफूंद नाशकों या कीटनाशकों के उपयोग से, एकल फसल पद्धति से, रोग संवेदनशील किस्मों से बचने की आवश्यकता होती है। आईडीएम में मृदा स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन, स्वस्थ बीजों और स्वस्थ रोपण सामग्री का उपयोग, खेत की स्वच्छता। यहाँ पर खेत की स्वच्छता का अर्थ है कि पूर्व में उगाए गए फसलों के अवशेष को नष्ट कर देना। कल्चरल क्रियाओं, जैव नियंत्रण एजेंटों के उपयोग, प्रतिरोधी पौध के जीनोटाइप का उपयोग करना है। जीनोटाइप का अर्थ है, आप ये समझिए कि प्रतिरोधी वैरायटी का उपयोग करना है, तथा अंत में अत्यंत आवश्यक होने पर ही रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना रहता है। आईडीएम के विभिन्न दृष्टिकोण। आईडीएम नियंत्रण विधियों का एक संयोजन है, जैसे कि बुआई के उचित समय का चुनाव करना, बीज उपचार करना, प्रतिरोधी किस्म का उपयोग करना, रासायनिक स्प्रे अनुसूची का पालन करना। इसका अर्थ है कि जो रसायन जिस फसल पे अनुशंसा की गई है, जिस रसायन की जिस फसल पे अनुशंसा की गई है, उन्हीं रसायन का उस फसल पे इस्तेमाल करना। इस प्रकार से आईडीएम एक पैकेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह फसल स्वास्थ्य निगरानी और सर्वेक्षण का एक उन्नत दृष्टिकोण है, जो आर्थिक क्षति स्तर के आधार पर कार्य करता है, यानी कि पेस्ट पॉपुलेशन इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक न पहुंचने पाए, इसका हमेशा ध्यान रखता है। इसमें कंप्यूटर जनित पूर्वानुमान, रिमोट सेंसिंग, स्काउटिंग, मल्टीपल पैथोजन थ्रेशोल्ड, रोग जनकों के जीवन चक्र की जानकारी, रोगों की महामारी विज्ञान, पर्यावरणीय कारक और ज्ञान आधारित निर्णय लेने जैसी उच्च इनपुट तकनीक शामिल रहती है। ये डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। IPM is the careful consideration of all available pest control techniques and subsequent integration of appropriate measures that discourage the development of pest populations. It combines biological, chemical, physical, and crop specific management strategies and practices to grow healthy crops and minimize the use of pesticide, reducing or minimize risk posed by pesticide to human health and the environment for sustainable pest management। ये डेफिनेशन दी गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आपको एक जानकारी दे दूं कि ये जो आईडीएम कॉन्सेप्ट है, इसकी ओरिजिन आईपीएम से ही हुई है। आईडीएम कॉन्सेप्ट की ओरिजिन इंडिपेंडेंटली नहीं हुई है। जो हम आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे
वो हम एक्चुअली आईपीएम की हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईडीएम। आइए आते हैं। 2500 बीसी में सुमेरियंस के द्वारा सल्फर कंपाउंड का कीट और माइट के नियंत्रण के लिए इंसेक्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल करने का पहला रिकॉर्ड मिलता है। होमर ने 1000 बीसी पूर्व सल्फर को पेस्ट एवर्टिंग मटेरियल के रूप में बताया था। ये सुमेरियंस जो मैंने पहले बताया है, सुमेरियंस का अर्थ है जो दक्षिणी मेसोपोटामिया के निवासी थे उन्हें सुमेरियंस कहते थे। 200 बीसी पूर्व रोमन नागरिकों के द्वारा बिचमन और सल्फर का इस्तेमाल किया गया था पेड़ पर धूम्रक के रूप में। बिचमन होता है वो कोलतार कहते हैं, जिससे सड़क पे जो लगाए जाते हैं काले रंग का पेट्रोलियम पदार्थ, वह बिचमन है। बायोलॉजिकल कंट्रोल का पहला रिकॉर्ड 300 एडी पूर्व मिलता है चाइनीज के द्वारा। इन लोगों ने प्रीडेटरी एंट्स को, चींटियों को नींबू वर्गीय फसल में उनके बागीचे में कैटरपिलर और बीटल पेस्ट के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया था। पहला व्यापारिक छिड़काव यंत्र 1880 में बनाया गया था। मिलार्डेट ने 1882 में बोर्डेaux मिक्सचर की खोज की थी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन के नियंत्रण के लिए। बोर्डेaux मिक्सचर कॉपर सल्फेट, बुझा हुआ चूना और पानी से मिलकर बना होता है। 1882 में डिस्कवर किया गया था और 1885 में इसका सक्सेसफुल इस्तेमाल किया गया था। मेसन ने 1887 में बरगुंडी मिक्सचर का परिचय करवाया था। बरगुंडी मिक्सचर कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। ब्यूले ने 1921 में चेस्टनट कंपाउंड विकसित किया था डैम्पिंग ऑफ रोग के नियंत्रण के लिए। डैम्पिंग ऑफ रोग में नर्सरी में जड़ गल जाते हैं, जिससे कि पौधे नर्सरी में ही मर जाते हैं। ये डैम्पिंग ऑफ होता है। चेस्टनट कंपाउंड का कंपोजिशन है कॉपर सल्फेट और अमोनियम कार्बोनेट। सी हार्टले ने 1921 में पहली बार एंटागोनिस्टिक फंजाई के बारे में बताया था। इसे उन्होंने मृदा से अलग किया था, मृदा से मतलब निकाला था, डैम्पिंग ऑफ डिजीज को कंट्रोल करने के लिए देवदार के सीडलिंग में। एंटागोनिस्टिक फंजाई एक तरह से वह फंजाई होते हैं जो हानिकारक पैथोजन को मारते हैं या उनको रोकते हैं। जीबी सैनफोर्ड ने 1926 में प्लांट पैथोजेंस के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए पहला एक्सपेरिमेंट लगाया था। इन्होंने भी एंटागोनिस्टिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था इन्होंने, और ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस सबटिलिस। टिस्डेल और फ्लेनर ने 1931 में पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक फंजीसाइड का डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। यह सल्फर कंपाउंड का बना हुआ था जिसका नाम था कार्बामेट्स। वेंडलिंग ने 1932 में ट्राइकोडर्मा को
बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। पॉल मुलर ने 1939 में डीडीटी के इंसेक्टिसाइडल लक्षण के बारे में बताया था, जिसके लिए उन्हें 1948 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। 1940 में जापानीज बीटल पर पहली बार एंटमोपैथोजन का सफल इस्तेमाल किया गया था। उस एंटमोपैथोजन का नाम है बैसिलस पोपिली। एंटमोपैथोजन वह होते हैं जो कि कीट में रोग का कारक होते हैं, मतलब कि कीट में रोग पैदा करते हैं। 1982 में फंजीसाइड रेसिस्टेंस एक्शन कमेटी का गठन हुआ था। यह संस्था फसलों में जो रोग कारक लगते हैं, जो पैथोजन होते हैं, उन पर जब कवकनाशी का छिड़काव किया जाता है तो कई बार ये पैथोजन उस कवकनाशी के प्रति रेसिस्टेंस हो जाते हैं, मतलब उस कवकनाशी के प्रति प्रतिरोधकता दिखाते हैं। इसका मतलब है कि कवकनाशी का उस पैथोजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह संस्था इसी दिशा में कार्य करती है। वर्ल्ड वार 2 के बाद इंसेक्टिसाइड चारों तरफ उपलब्ध हो चुका था। लोग इस इंसेक्टिसाइड का काफी इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। उस दौरान जो कैलिफोर्निया के एंटोमोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने एक सुपरवाइज्ड कंट्रोल नामक कॉन्सेप्ट या अवधारणा विकसित की थी। यह अवधारणा कैलेंडर बेस्ड इंसेक्टिसाइड प्रोग्राम के विपरीत था या उसका विकल्प था। कैलेंडर बेस्ड इंसेक्टिसाइड प्रोग्राम क्या है? जैसे कि आमतौर पे होता क्या है कि कोई फसल लगाते हैं, तो फसल लगाने के बाद यह एक कैलेंडर बना लिया गया था कि 15 दिन बाद किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, 20 फिर उसके 30 दिन बाद किसी और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, फिर 45 दिन बाद किसी और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। ये एक कैलेंडर बेस्ड है, मतलब कैलेंडर पे आधारित है। एक डेट दिया हुआ है एक कैलेंडर में कि इस दिन ये इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते चले जाना है। ये हुआ कैलेंडर बेस्ड इंसेक्टिसाइड प्रोग्राम। भले ही खेत में कीट लगे हों या न लगे हों, लेकिन किसान इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर देते हैं। इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने सुपरवाइज्ड कंट्रोल कॉन्सेप्ट विकसित किया। इनका ये कहना था, इस कॉन्सेप्ट के अवधारणा ये थी कि इस तरह से कैलेंडर बेस्ड इंसेक्टिसाइड नहीं डाले जाएंगे खेतों में। खेतों में इंसेक्टिसाइड डालने से पहले खेत की सिचुएशन देखनी होगी कि वहां पे कीट लगे हैं या नहीं, और वहां पे नेचुरल एनिमी कितने हैं, मतलब कि जो हानिकारक कीट हैं उनको मारने वाले दुश्मन की पॉपुलेशन क्या है उस खेत में। उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि वहां पे इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है अथवा नहीं। यह है यह है सुपरवाइज्ड कंट्रोल कॉन्सेप्ट। उसके बाद माइकल बेकर और बेकॉन ने 1952 में इंटीग्रेटेड कंट्रोल टर्म दिया था। यह टर्म इंटीग्रेटेड कंट्रोल सुपरवाइज्ड कंट्रोल का ही एक विकसित रूप था। यह भी कैलिफोर्निया के एंटोमोलॉजिस्टों के द्वारा यह भी कॉन्सेप्ट विकसित किया गया था। इसको स्टर्न ने 1959 में डिफाइन किया था। इंटीग्रेटेड कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल को इंटीग्रेट करके कर देते हैं, मतलब कि इस तरह से सामंजस्य बैठाएं बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल में कि यह हमारे टारगेट को अचीव करने में लाभदायक हो। 1950 तक अंधाधुंध पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के कारण पेस्ट रिसर्जेंस, पेस्ट रिप्लेसमेंट
और पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस की समस्या खेतों में देखी जाने लगी थी। पेस्ट रिसर्जेंस क्या होता है? पेस्ट रिसर्जेंस होता है कि मान लीजिए कि खेत में एफिड लगा है। अब एफिड के नियंत्रण के लिए किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया आपने, वह एफिड तो खत्म हो गया, लेकिन 10 दिन बाद फिर से एफिड लग गया और उसकी संख्या पहले से काफी ज्यादा थी। ठीक है, मतलब पेस्ट पेस्ट जाके वापस लौट आते हैं और काफी बड़ी संख्या में लौट कर आते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो पेस्टिसाइड कीटों को, हानिकारक कीटों को मारने के साथ साथ हमारे लाभदायक कीटों को भी मार देते हैं, जिसके कारण आ, जिसके कारण कि जो एक नेचुरल कंट्रोल जो चल रहा था खेत में, वह खत्म हो जाता है। अब जब हानिकारक कीट लौट के आते हैं तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होता और ये काफी बड़ी संख्या में वापस आते हैं। पेस्ट रिप्लेसमेंट भी कुछ ऐसे ही है, संबंधित है। इसमें भी जब हम अंधाधुंध कीटनाशकों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो कुछ जो नेचुरल एनिमीज मरते रहते हैं खेत में, और कुछ जो पेस्ट पहले माइनर थे, मतलब कि पहले बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे, छिटपुट दिखाई देते थे, वह अब एक मेजर पेस्ट के रूप में विकसित हो जाते हैं। पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस वही है कि जब हम बार बार पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो पेस्ट के भीतर उस पेस्टिसाइड के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे कि जब शुरुआत में कोई पेस्टिसाइड 100 ml डालेंगे, 100 ml, तभी पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि 100 क्या 400 ml भी हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो वह कीट नियंत्रण में नहीं आ रहा है। यानी इसका मतलब कि कीट अपने अंदर उस रसायन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुका है। यह देखा जाने लगा था 1950 तक। 1950 के दशक में ही डीडीटी के प्रति भी रेसिस्टेंस की समस्या आने लगी थी। डीडीटी केमिकल के प्रति पेस्ट रेसिस्टेंस की समस्या दिखाई पड़नी शुरू हो गई थी। रचल कार्सन ने 1962 में एक किताब लिखी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। ये काफी महत्वपूर्ण किताब था जो कि पेस्टिसाइड के नुकसानदायक या कह लें डिसएडवांटेज को प्रदर्शित करता था। इस किताब में, यह किताब बेस्ड था कि एक पक्षी थी जो कि स्प्रिंग सीजन में ही चहचहाती थी या बोलती थी। रचल कार्सन ने महसूस किया कि कुछ सालों से यह पक्षी नहीं दिखाई पड़ रही है या इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तब उनको बाद में पता चला कि इसका कारण पेस्टिसाइड ही है, जिसके कारण कि यह पक्षी विलुप्त हो गई। इसी को आधार बना के उन्होंने ये किताब लिखी थी जो कि काफी फेमस हुआ और उसके बाद कई एनवायरमेंटल संबंधी कई आंदोलन भी शुरू हुए थे। 1972 में भारत में डीडीटी को बैन कर दिया गया था। आर.एफ. स्मिथ और आर. वान डेन बॉस ने 1967 में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टर्म दिया था, जिसे कि यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने 1969 में अडॉप्ट कर लिया था या फॉर्मलाइज कर लिया था। इसके बाद 70-80 के दशक में दुनिया भर के देशों में आईपीएम को एज ए पॉलिसी के रूप में, अपने देश की नीति के रूप में एडॉप्ट कर लिया गया। भारत में 1985 में आईपीएम को एज ए ऑफिशियल मिनिस्ट्रियल पॉलिसी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था। टूल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसका अर्थ है कि आईडीएम को इम्प्लीमेंट करने में कौन से टूल्स या कौन से हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो कौन कौन से।
तो इसमें है होस्ट रेसिस्टेंस, इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेसिस्टेंस, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड प्लांट्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस, फिजिकल मेथड्स, प्लांट न्यूट्रिशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल्स और प्लांट क्वारंटाइन। होस्ट रेसिस्टेंस देखते हैं। पहला, होस्ट रेसिस्टेंस जो है, होस्ट रेसिस्टेंस का क्या अर्थ है कि पौधों में प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐसे जीन्स इंसर्ट करा दिए जाएं जो कि जिससे कि वह पौधा किसी रोग विशेष के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ले अपने अंदर। यह होस्ट रेसिस्टेंस एक बेहद ही व्यवहारिक, प्रभावी और किफायती तरीका होता है। यह अ, यह विल्ट, रस्ट और वायरस के कारण होने वाले अन्य रोगों को नियंत्रित करने का एकमात्र व्यवहारिक तरीका है, जिसमें रासायनिक नियंत्रण बहुत महंगा और अव्यवहारिक होते हैं। पौधों में रोग की प्रतिरोधकता उनके आनुवंशिक गुणों से नियंत्रित होते हैं। ये मोनोजेनिक, ओलिगोजेनिक या पॉलीजेनिक होते हैं। मोनोजेनिक मीन्स की रेसिस्टेंस सिंगल जीन द्वारा गवर्न हो। ओलिगोजेनिक का अर्थ है 2 से 3 जीन्स के द्वारा गवर्न हो। और पॉलीजेनिक का अर्थ है कि 3 से अधिक जीन्स के द्वारा जब कोई रेसिस्टेंस गवर्न होते हैं तो उसे पॉलीजेनिक कहते हैं। अगला है जेनेटिकली इम्प्रूव्ड प्लांट्स। इस तरह के पौधे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विकसित किए जाते हैं। इसमें किसी पौधे या किसी जीव या किसी जानवर के जीन्स को निकाल के हम अपने जरूरतमंद पौधे के डीएनए में डाल देते हैं। इस तरह से ये पौधा विकसित किया जाता है। इसका उदाहरण है अमेरिका में पपाया रिंग स्पॉट के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी विकसित की गई, पपाया विकसित की गई, जिसका कि नाम रेनबो है। ये जो है सोलो और सनअप वैरायटी को क्रॉस करके बनाई गई है। फिजिकल मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। गेहूं की फसल में या गेहूं के बीज को मई जून के महीने में 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगाने के उपरांत सॉइल सोलराइजेशन के माध्यम से लूज स्मट बीमारी से नियंत्रण प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से स्टोरेज के दौरान रेफ्रिजरेशन, रेडिएशन और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के माध्यम से भी कुछ स्टोरेज में उत्पन्न होने वाली बीमारियों को रोका जाता है। मृदा को सॉइल सोलराइजेशन किया जाता है, जैसे कि ऊपर भी बताया गया है। इसमें क्या करते हैं कि पहले तो अप्रैल मई जून के महीने में मिट्टी के मिट्टी वाले बेड को पहले सिंचाई कर दी जाती है। उसके बाद एक पॉलीथीन सफेद पतली पॉलीथीन को बिछा दिया जाता है, जिससे कि उस मृदा का तापमान जहाँ पे हम ये शीट डाल देते हैं उसके भीतर तापमान करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाते हैं, जिससे कि रोगजनक नष्ट होने लगते हैं। वैसे ही पात गोभी के बीज को 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देने से 15 से 20 मिनट तक के लिए पानी में गर्म करने से ब्लैक रॉट बीमारी से निदान मिलता है। अगला है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल सामान्य भाषा में कि जीव से जीव का नियंत्रण, एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का जब हम नियंत्रण करते हैं या नष्ट करते हैं वह बायो कंट्रोल कहलाता है। बायो कंट्रोल एजेंट जो होते हैं वह एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करके, हाइपर पैरासिटिज्म के माध्यम से या पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके रोगजनक के वृद्धि को रोक देते हैं या तो उन्हें नष्ट कर देते हैं। कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स के नाम यहाँ दिए गए हैं, मैं नाम पढ़ देता हूँ। बैसिलस सबटिलिस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ग्लियोक्लेडियम स्पीसीज, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, कीटोमियम ग्लोबोसम, स्यूडोमोनास सिपेसिया,
बैसिलस सीरियस, एग्रोबैक्टीरियम, ट्राडियोबैक्टर। इनमें ट्राइकोडर्मा सबसे फेमस है। इसका इस्तेमाल करते हैं राइजोक्टोनिया सोलेनाई और स्क्लेरोशियम रोल्फसी के नियंत्रण में। उसी तरह से एक है अगला बायो कंट्रोल एजेंट है फ्यूजेरियम लेटेरिटिकम। इसका इस्तेमाल किया जाता है एप्रिकॉट के घावों को भरने के लिए या घावों को ढकने के लिए। ये इससे क्या होता है, जब हम इसके इस्तेमाल फ्यूजेरियम लेटेरिटिकम के इस्तेमाल से हम इसके एप्रिकॉट के घावों को भर देते या ढक देते हैं, तब यूटाइपा आर्मेनियेसी के द्वारा होने वाले रोग से बच जाता है ये। ठीक है। एक जैसे कि एक चीज और है, फ्यूजेरियम की अन्य स्पीसीज जैसे कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम सोलेनाई, ये सब हानिकारक हैं, ये रोगजनक होते हैं, ये विल्ट कॉज करते हैं, जबकि फ्यूजेरियम लेटेरिटिकम बेनिफिशियल है, ये हमारा बायो कंट्रोल एजेंट है। वैसे ही फिर अगला है पाइन स्टम्प पर, जैसे कि देखा जाता है पाइन पाइन वृक्ष होते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं। स्टम्प स्टम्प उसको कहते हैं, जबकि जब कोई पौधा काट दिया जाता है तो उसकी ठूंठ बचती है, वो स्टम्प होते हैं। इस पे जो है पेनियोफोरा जिजेंटिया के ओइडिया का पेस्ट लगा दिया जाता है। पेनियोफोरा जिजेंटिया एक सूक्ष्म जीव है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, बायो कंट्रोल एजेंट है। ओइडिया इसके स्पोर्स होते हैं, इसके स्पोर्स को ओइडिया कहते हैं, पेनियोफोरा जिजेंटिया के स्पोर्स को। इसका पेस्ट लगाने से हेट्रोबेसिडियन एनोनस के कारण जो एक रोग होता है, रूट रॉट रोग होता है, इसमें पाइन में, पाइन के वृक्ष में, इसका नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। पेनियोफोरा जिजेंटिया के पेस्ट लगाने से हेट्रोबेसिडियन एनोनस का नियंत्रण किया जाता है। उसी प्रकार से अगला है एम्पिलोमाइसिस क्विस्पेलिस से पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण करते हैं। दार्लुका स्पीसीज से रस्ट फंजाई का नियंत्रण किया जाता है। ये जो है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू के रोग जनक होते हैं या रस्ट फंजाई के रोग जनक होते हैं, उनको हाइपर पैरासिटाइज कर देते हैं। हाइपर पैरासिटाइज का अर्थ को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे रोग जनक होते हैं वह बेसिकली पैरासाइट होते हैं पौधों के, वह अपना भोजन पैरासाइट से लेते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं हमारे पौधों को। ठीक है। हाइपर पैरासाइट क्या करता है, उन रोग जनक को ही पैरासिटाइज कर देता है, ये हाइपर पैरासाइट है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि शिकारी का ही शिकार कर लेना हाइपर पैरासिटाइज है। अगला है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर K84। इसका इस्तेमाल जो है क्राउन गॉल के नियंत्रण में करते हैं। कभी कभी प्लांट ओरिजिन पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जैसे कि लहसुन है, लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है सूक्ष्म जीवों के नियंत्रण के लिए। और यूकेलिप्टस है, चिनोपोडियम अम्ब्रोसियोइड्स, लीपिया अल्बा, एजल मार्मेलॉस, सेस्ट्रम डायूर्नम के पत्तियों का इस्तेमाल राइजोक्टोनिया सोलेनाई, जो कि एक रोग जनक है, इसके नियंत्रण में किया जाता है। पाइपर नाइग्रम के बीज के अर्क का इस्तेमाल रोग जनक राइजोक्टोनिया बटाटिकोला के नियंत्रण में भी करते हैं। जुडिशियस यूज ऑफ फंजिसाइड, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के पौधों, जीव जंतुओं, मनुष्य को नुकसान होता है। ठीक है। तो जुडिशियस यूज ऑफ फंजिसाइड का अर्थ यह है कि जिस फंजिसाइड का या जिस कवकनाशी के इस्तेमाल को जिस पौधे पे और जिस रोग जनक के नियंत्रण के लिए रिकमेंड किया गया है उसी पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कवकनाशी उठा कर ले आए और किसी
भी पौधे पे डालना शुरू कर दिए किसी भी रोग के नियंत्रण में। ऐसा नहीं करना है। जहां रिकमेंडेशन हो वहीं पे इस्तेमाल करना है और उसी मात्रा में करना है जितनी की रिकमेंडेशन की गई है। ये रिकमेंडेशन आपको मिल जाएगी CIBRC के वेबसाइट पे, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी। ये एक लिस्ट जारी करता है जिसमें कि पौधे का नाम और किस रोग के नियंत्रण में इस्तेमाल करना है, किस कवकनाशी का इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें उसमें लिखी होती है, किस मात्रा में इस्तेमाल करना है। ठीक है। प्लांट क्वारंटाइन। क्वारंटाइन शब्द की उत्पत्ति क्वारंटा शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है 40। इसमें क्या करते हैं कि एक देश से दूसरे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे कि किसी बाहरी देश में किसी फसल में कोई रोग, कोई नया रोग फैला है तो हम उस फसल को अपने देश में आने से रोक देते हैं, या तो यदि लाना ही होता है तो उसको हम भरपूर इंस्पेक्शन करते हैं कि कहीं हम जो सामान ला रहे हैं उसमें कोई नया रोग तो नहीं है। ऐसा देखने के बाद ही फिर हम अपने कंट्री में उसे आने देते हैं। ये दूसरे देश के लोग भी इसी तरह से बाहर का सामान हमारे देश से सामान मंगाने में करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, इसके 5 सिद्धांत हैं जैसा कि आपको पता है। अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, थेरेपी एंड इम्यूनाइजेशन। इसमें अवॉइडेंस का अर्थ है कि होस्ट और रोगजनक को संपर्क में आने से रोकना। ठीक है। जैसे कि कोई रोग कब उत्पन्न होता है, जबकि होस्ट हो और रोगजनक हो और उचित वातावरण हो। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तभी कोई रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो इनको एक साथ आने से रोकना अवॉइडेंस कहलाता है। या तो ये कह सकते हैं कि पौधे की संवेदनशील अवस्था को रोगजनक के अनुकूल अवस्था में आने से रोकना, इन दोनों के मेल को रोक देना। इस मतलब कि जब पौधे किसी रोग के होने के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है और रोगजनक के लिए वह फेज सबसे ज्यादा अनुकूल है, तब उन दोनों फेज को आने से रोकना, एक साथ आने से रोकना अवॉइडेंस कहलाता है। दूसरा है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन वही है कि नए रोगजनक को किसी असंक्रमित स्थान पर पहुंचने से रोकना एक्सक्लूजन कहलाता है। इसके विभिन्न उपाय हैं, आगे ये सारी चीजें हम लोग मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। इरेडिकेशन का अर्थ है कि एक जो संक्रमण की चेन बन गई है उसे हम तोड़ते हैं। उसके लिए विभिन्न उपाय करते हैं, जैसे कि रोगिंग करना या वैकल्पिक होस्ट को नष्ट करना, सॉइल सैनिटाइजेशन करना, मृदा का उपचार करना, मृदा सुधार करना और जैविक उन्मूलन इत्यादि उपाय अपनाते हैं। थेरेपी क्या है कि रसायनों के माध्यम से रोगजनकों के विकास को बाधित करना या नष्ट करना रोगजनकों को थेरेपी होता है। इम्यूनाइजेशन क्या है? पौधे में रोग के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करना इम्यूनाइजेशन है। जैसे कि रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना इम्यूनाइजेशन की कैटेगरी में आएगा।